तो वेलकम बैक गाइस पाइथन प्रोग्रामिंग की और एक वीडियो पर। यह वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग की ईच एंड एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है एंड इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग, फंक्शन एंड रिकर्सन टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हमारा चैनल बहुत तेजी से डाउनफॉल हो रहा है, सो प्लीज जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें एंड प्लीज जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। आई होप आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को डाउनफॉल होने से बचाएंगे। तो स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, जिस फोल्डर को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग नाम से इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ एंड इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। देन यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पर क्लिक करता हूँ। आप इस तरह से भी कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप VS कोड को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे, तो पहला फाइल का नाम दे देते हैं program1.py। तो यहाँ पर मैं नेम से ओके मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रोनी। इसका जो वैल्यू है वो है रोनी। ओके, तो सिंपली हमें किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखना होता है प्रिंट फंक्शन को। देन उसके बाद जो भी स्ट्रिंग का जो भी नेम है वो नेम यहाँ पर देना होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम। ओके, तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रोनी प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसको हम डुअल कंडीशन के अंदर रखते हैं, जो डुअल कोड्स है वहाँ पर रखते हैं। अगर आप चाहो तो सिंगल कोड के ऊपर भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल कोड दिया और रोनी लिखा। तो इसको जब हम रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रोनी। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर ट्रिपल कोड भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिपल कोड दे देता हूँ और यहाँ पर और एक कोड देता हूँ ट्रिपल कोड। आई थिंक मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी ट्रिपल कोड देता हूँ और यहाँ पर भी मैं ट्रिपल कोड देता हूँ। ओके, तो इस तरह से भी आप किसी भी वेरिएबल को या फिर स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो इनका डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो फिलहाल मैं कंसोल को CLS करता हूँ। तो इसका डिफरेंस यही है कि अगर आप किसी डुअल कंडीशन के अंदर सिंगल कोड को या फिर किसी भी कीवर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। लाइक अगर मुझे यहाँ पर लिखना है डुअल कंडीशन के अंदर माई नेम इज रोनी, तो मुझे ये जो नेम है रोनी इसको अगर सिंगल कोड के अंदर लिखना है तो मैं अंदर ऐसे सिंगल कोड दे सकता हूँ, क्योंकि डुअल कोड ऑलरेडी बाहर है। तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर जो रोनी वर्ड है वो सिंगल कोड पर आ गया, मगर हम डबल कोटेशन के अंदर किसी भी वैल्यू को रखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को रखते हैं, और उसी वैल्यू के अंदर किसी भी वर्ड को अगर हम डुअल कोड्स के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो एरर थ्रो करेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एरर थ्रो किया। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंगल कोड पर हो तो हाईलाइट करने के लिए डुअल कोड को यूज कर सकते हो। अगर आप डुअल कोड पर हो तो सिंगल कोड को यूज कर सकते हो, या फिर आप ट्रिपल कोड को भी यूज कर सकते हो। यानी अगर आप आपकी वैल्यू को, जो स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसको आप डुअल कोड के अंदर रखते हो, तो आप जिस वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तो उस वर्ड को आपको सिंगल कोड के अंदर रखना पड़ेगा। अगर वहीं पे अगर आपकी पूरी एंटायर वैल्यू को अगर आप सिंगल कोड के अंदर रखते हैं तो आप जिस भी कीवर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं उस वर्ड को डुअल कोड के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सिंगल कोड लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का एरर थ्रो नहीं करेगा। तो सिंगल कोड को देते हैं और रन करते हैं तो देख सकते हो रोनी सिंगल कोड के अंदर आ गया। तो आई होप इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस है आपको ये पता लग गया होगा। यहाँ पर मैं आपको और एक कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन की एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि माई नेम इज रोनी, और नीचे मैं चाहता हूँ अगले लाइन के अंदर आए माई एज इज 22। अगर ये आए तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने डुअल कोड्स तो ओपन किया है, बट फिर भी यहाँ पर जो वैल्यू है स्ट्रिंग का वो एज ए वैल्यू नहीं जा रहा है। और इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एरर आ रहा है। तो इस केस में आप ट्रिपल कोटेशन को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट्स दिया, तो यहाँ पर भी हम ट्रिपल कोड देंगे।
तो देख सकते हो अभी कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई नेम इज रोनी, माई एज इज 22। तो आप इस तरह से अगर मल्टीपल लाइन पर जो स्ट्रिंग का वैल्यू है वो डिफाइन करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप ट्रिपल कोट को यूज कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा रखता हूँ, जो स्ट्रिंग का वैल्यू है माई नेम इज रोनी। ओके, सिंपली हम यहाँ पर रोनी लिखेंगे डुअल कोट के अंदर। तो मैं यहाँ पर रोनी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ आपको मेथड बताऊंगा, कुछ ऐसी फंक्शन बताऊंगा जो हेल्प करते हैं एक स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए या फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो फिलहाल इस प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। अगर आप सिंपली गूगल पर आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन तो आपको बहुत सारा रिजल्ट शो करेगा। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिन फंक्शन की हेल्प से आप अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर आप न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, उसकी एंटायर वैल्यू के साथ आप खेल सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हो, उसकी अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं फिलहाल ये जो रोनी है इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और उसके लिए लेन फंक्शन होता है। लेन फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका नेम यहाँ पर मैं देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो इतना लिखना है। तो फिलहाल मैं कंसोल को एट फर्स्ट क्लियर कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मैं फाइल को रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 आ गया है, यानी कि इसका लेंथ 5 है। एक बार हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लेटर है, 5 इंडेक्स है। ठीक उसी तरह अगर आपको ये जो रोनी है इसको अगर आप अपर केस में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। सिंपली आपको प्रिंट लिखना है, प्रिंट फर्स्ट नेम डॉट अपर। देन इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंटायर जो स्ट्रिंग का वैल्यू है रोनी वो पूरी तरह से अपर केस में आ गया है, बट जो हम वैल्यू दिए थे वो कैपिटलाइज केस में दिए थे। ठीक उसी तरह अगर आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना है प्रिंट फर्स्ट नेम डॉट लोअर केस। आपको लोअर लिखना है, प्रोग्राम को रन करना है और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो रोनी स्मॉल लेटर में आ गया है। तो वंस मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन हैं, आपको मैं और एक दो बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि माई नेम इज रोनी। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ईच को। तो उसके लिए मैं सिंपली प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डॉट फाइंड और यहाँ पर हम असाइन करेंगे ईच को, यानी कि ईच जो टेक्स्ट हमने दिया है, जो स्ट्रिंग हमने दिया है वो स्ट्रिंग फाइंड आउट करेगा। तो ये जो टेक्स्ट है ये अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार हम कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न करता है। सॉरी, मैंने आपको ट्रू फॉल्स में बताया, बट यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न करता है। एक बार हम इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंडेक्स पर है, इसलिए यहाँ पर 8 इंडेक्स शो हो रहा है। ये इंडेक्स क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं। प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो इंडेक्स है उसका काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से। पहला 0 आता है, देन उसके बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो ठीक उसी तरह से इसी इंडेक्स मेथड को फॉलो करके यहाँ पर जो ईच है उसका इंडेक्स फाइंड आउट किया, देन आफ्टर दैट यहाँ पर 8 आया। तो ठीक उसी तरह अगर आपको रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हो एक स्ट्रिंग के अंदर। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो रोनी है इसके जगह पर मुझे रिप्लेस करना है रोहित, तो उस कंडीशन में भी कुछ फंक्शन है उनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि प्रिंट मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस। तो यहाँ पर रिप्लेस के अंदर हमें बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है। तो हमें रिप्लेस करना है रोनी को, किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर आएंगे कोमा देंगे और जो न्यू वैल्यू वहाँ पर जो भी रिप्लेस होगा वो वैल्यू यहाँ पर देंगे। जैसे कि रोनी की जगह पर यहाँ पर होगा रोहित, तो हमने रोहित लिखा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो
यहाँ पर जो ऊपर के लाइन है इनको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि जो भी रिजल्ट आए वो अच्छे से दिखाई दे। आफ्टर दैट मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। वेट पहले तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, देन रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो माय नेम इज रोहित आ गया है, रोनी की जगह पर रोहित वैल्यू रिप्लेस हो गया है। बट यहाँ पर नीचे अगर आप डायरेक्टली जो आपका स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेंगे जैसे कि फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आप देखिए एक थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आपको फील होगा। जैसे कि मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे ही डायरेक्टली फर्स्ट नेम को कॉल किया, जो मेरा स्ट्रिंग है उसको कॉल किया, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही आ रहा है माय नेम इज रोनी। तो इसका मतलब यही है जब हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस फंक्शन को यूज करते हैं, तो वो सिर्फ उसी लाइन के अंदर ही रिप्लेस होता है। ये जो कोड ऑफ लाइन है ना, यहाँ पर ही रोनी की जगह पर रोहित रिप्लेस हुआ है, बट जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो अभी भी रिमेन है, कांस्टेंट है। तो हमने जैसे फर्स्ट नेम को कॉल किया फिर से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ही यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग की मेथड हैं, फंक्शन हैं, जिनको वन बाय वन हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आइए यहाँ पर सर्च कीजिए स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट शो करेंगे जैसे कि W3 स्कूल हो गया, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स हो गया। आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हो, इन सभी फंक्शन को एक बार चेकआउट कर सकते हो और खुद से भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रिंग मेथड का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर भी बताया गया है, तो आप थोड़ी बहुत इनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन एंड रिकर्सन टॉपिक को। तो फंक्शन को सीखने के लिए मैं यहाँ पर और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ function.py नाम से। तो आपने फंक्शन को ऑलरेडी यूज किया है बहुत जगह पर, बट आपको पता नहीं कि उनको फंक्शन कहते हैं। लाइक जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, ठीक उसी तरह हम इंट फंक्शन को यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, जो टाइप कन्वर्जन टॉपिक होता है। ठीक उसी तरह हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए। तो इस तरह की जो पैरेंथेसिस के अंदर जो कीवर्ड होता है इसको कहा जाता है फंक्शन। तो देखो पाइथन के अंदर दो तरह की फंक्शन होता है, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर होता है, जैसे कि ये जो प्रिंट है, ये इंट है, ये जो इनपुट फंक्शन है, इनको ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन किया गया है। तो जो भी फंक्शन ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन किया जाता है उसको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक उसी तरह अगर हम चाहें तो खुद से भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट फंक्शन को क्रिएट करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर फंक्शन को यूज क्यों किया जाता है, इसका आखिर यूज क्या है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फंक्शन को बेसिकली यूज किया जाता है एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। उसको बेसिकली स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाता है एंड जो लार्ज कोड होता है उसको एज ए सिंपल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके साथ कोई भी अगर एक पर्टिकुलर कोड को अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, बिकॉज फंक्शन हमें कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम एक कोड को एक बार यूज करके उसको बार बार हम प्रिंट कर सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे कि बेसिकली मैं यहाँ पर फंक्शन नेम से एक फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ। देन इस फंक्शन के अंदर हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। जैसे कि मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर डेफ भी डिफाइन करना पड़ता है फंक्शन को, इसलिए एरर शो कर रहा था। तो बेसिकली हमें पहले डिफाइन करना होगा DEF इस कीवर्ड को यूज करके, देन उसके बाद फंक्शन का नेम देना होता है। मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम फंक्शन ही दिया है, बट आप किसी और नेम से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक उसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है जो कि है गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा एक बेसिक फंक्शन बन गया। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया इसको कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। बट जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे कि अगर आपको फंक्शन को प्रिंट करवाना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन के बाहर आता हूँ। मैंने यहाँ पर बाहर आया एंड यहाँ पर प्रिंट वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, तो ये लिखा। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके अंदर ही आप जो कुछ लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा जगह यहाँ पर खाली है
और उसके बाद जो फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो टेक्स्ट, वहाँ से ही उसका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। तो आपको इंडेक्स के अंदर जाना पड़ेगा, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं यहाँ पर कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। और अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल हम इस रॉ प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होगा अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो मैं फाइल को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल आया है, बट जो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करने के लिए दिया था वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सिंपली फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखना होता है हमें, और यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, हमने जो फंक्शन को बनाया, इसको कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। इसको कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पर जो फंक्शन को हमने कॉल किया, इसको कहा जाता है फंक्शन कॉल। तो आपको ये दोनों टर्म को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा जब आप फंक्शन के ऊपर काम कर रहे होंगे। ओके, तो मैं फ़िलहाल ये जो कमेंट आउट किया है, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और एक बार हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, देन उसके बाद गुड मॉर्निंग यहाँ पर प्रिंट हो गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले प्रिंट किया है वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर वो पहले प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किए हैं, तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो अगेन प्रिंट हो गया है, यहाँ पर गुड मॉर्निंग। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि मैं जो फंक्शन है उसको मैं ऊपर लेता हूँ और यहाँ पर एक बार प्रिंट करके देखते हैं। बट उससे पहले कंसोल को मैं क्लियर कर लेता हूँ, सॉरी CLS, और एक बार रन करके देखते हैं। तो पहले हमने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया, जैसे कि गुड मॉर्निंग। देन उसके बाद जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, वो प्रिंट यहाँ पर हुआ है। तो आप इस तरह से एक बेसिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर एंड आर्गूमेंट को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, आर्गूमेंट एंड पैरामीटर इन फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर आप हम आर्गूमेंट एंड पैरामीटर को यूज करेंगे। तो एट फर्स्ट जो पहला कोड है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे ओके यार सॉरी यार, यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देन इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम के जरिए आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल मैं भी आपको समझने के लिए प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, डेफ सम नाम से एक फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये एक तरह का बेसिक फंक्शन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर को यूज करेंगे, जैसे कि ए हो गया, देन कॉमा देके बी हो गया। यहाँ पर हमने दो पैरामीटर को यूज किया है। देन इसके नीचे हम रिटर्न करेंगे ए प्लस बी, यानी कि इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सम होकर आएगा। ओके, तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ सम नेम से। सम आई थिंक रिजल्ट से बाहर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न फंक्शन को हमने कॉल किया है। और यहाँ पर सम के अंदर दो वैल्यू हम देंगे, ए और बी। ओके, तो ए की जगह पर मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा 5, और बी की जगह पर मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा 6। तो ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा ए और बी का जो सम वैल्यू है। तो रिजल्ट को एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट रिजल्ट। तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद फाइल को रन करते हैं। तो वेल आप यहाँ पर देख सकते हो 11 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये किस तरह से काम किया, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो पहले तो हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर बेसिकली हमने दो पैरामीटर को यहाँ पर पुश किया। तो वो जो पैरामीटर है वहाँ पर जो भी वैल्यू जाएंगे वो यहाँ पर सम होकर रिटर्न करेंगे, यानी कि उनकी एडिशन वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पर हमने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उस वेरिएबल के अंदर हम सम फंक्शन को कॉल किए। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, सम फंक्शन को यूज करता हूँ, और यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी वैल्यू पुश कर सकते हैं, जैसे कि 5 और 7 को मैंने पुश किया, और कंसोल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हो 12 आ गया, 5 + 7 = 12 आ गया। तो मैंने वहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उस वेरिएबल के अंदर फंक्शन की जो वैल्यू है उसको स्टोर किया था, देन वो वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया था, बस यही डिफरेंस था। बट सिंपली मैं आपको बताऊं तो इनका जो भी वैल्यू है सम वैल्यू, उसको आप इजीली इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। बट बेहतर यही होगा अगर प्रॉपर लाइन ऑफ कोडिंग आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, जिससे अच्छा लगेगा कोड को समझने के लिए भी। देन उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उस वेरिएबल के अंदर आप जो फंक्शन है उसको असाइन कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर सम को असाइन किया है और यहाँ पर मैंने 5 और 6 को दिया है। तो आप इस तरह से दोनों मेथड को यूज करके अगर आप चाहते हो डायरेक्ट जो भी सम का रिजल्ट आ गया उसको प्रिंट करना तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको अगर प्रिंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड को एक बार हम यूज कर लेते हैं, प्रिंट, देन इसके अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ओके, तो कंसोल को रहने देते हैं, नीचे जगह है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले 12 प्रिंट हो गया, देन उसके बाद 11 यहाँ पर प्रिंट हो गया। जैसे कि हमने पहले डायरेक्ट सम जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किए हैं आर्गुमेंट्स की हेल्प से, और उसके बाद नीचे हम जो रिजल्ट के अंदर सम का जो वैल्यू हमने स्टोर किया था उसके हेल्प से हमने रिजल्ट को यहाँ पर कॉल किया है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम पैरामीटर कहते हैं। देन उस पैरामीटर के अंदर हम जो भी वैल्यू असाइन करते हैं उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 5 वैल्यू असाइन किया ए को और 6 वैल्यू असाइन किया बी को, तो ये जो 5 और 6 हैं इनको कहा जाता है आर्गुमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पैरामीटर आर्गुमेंट आखिर किस तरह से काम करते हैं। तो अब हम जो प्रोग्राम करेंगे वो एक एफिशिएंट लेवल का प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा हम वहाँ पर इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे एक वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सम फंक्शन को। अच्छा, हम एडीडी फंक्शन को यूज करेंगे एडिशन करने के लिए, और यहाँ पर हम 3 वैल्यू को लेंगे ए, बी और सी, यानी कि हम 3 पैरामीटर को यहाँ पर यूज किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे और एक वेरिएबल को, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम ऐड नाम पर क्या करेंगे, ऐड वेरिएबल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेरिएबल की हम एडिशन वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए भी हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, प्रिंट ADD। कितना सिंपल मेथड है एक फंक्शन को क्रिएट करने का, आप यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया ADD नाम से, देन उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर को यूज किया A, B and C। देन उसके बाद मैंने और एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया ADD नाम से, एंड उसको वैल्यू असाइन कर दिया। जो भी वैल्यू आएंगे A, B and C के ऊपर उनका एडिशन वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने ये जो ADD वेरिएबल क्रिएट किया है उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं फंक्शन से बाहर आऊँगा और यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जैसे कि num1, और इसको एज ए इंटीजर लेंगे इंट। देन उसके बाद यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो ठीक उसी तरह से हम और 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे नंबर को लेने के लिए। तो मैं फटाफट से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और num2 नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर कर देते हैं। ठीक उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंटर थर्ड नंबर। तो यहाँ पर num3 भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है, डिक्लेयर कर लिया है। अब इनको, ये जो 3 वेरिएबल है इनको हम आर्गुमेंट के अंदर यूज करेंगे ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए। लाइक यहाँ पर मुझे अगर ADD फंक्शन को यूज करना है तो यहाँ पर मैं ADD लिखूँगा। देन यहाँ पर मैं एज ए आर्गुमेंट num1 को लूँगा, देन उसके बाद num2, देन उसके बाद num3। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर आई थिंक कॉमा देना होगा। तो प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम आर्गुमेंट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुश करते थे, बट इस प्रोग्राम के अंदर हमने वेरिएबल को पुश किया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आप दोनों तरह से वेरिएबल को भी पुश कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू को भी पुश कर सकते हो। तो एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एंटर फर्स्ट नेम आ गया है, तो फर्स्ट नेम के अंदर मैं 10 एंटर करता हूँ। देन उसके बाद एंटर सेकंड नंबर आ गया है, वहाँ पर मैं 15 एंटर करता हूँ। देन एंटर थर्ड नंबर आ गया है, वहाँ पर मैं 20 एंटर करता हूँ।
तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। तो रिजल्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो 45 आ गया है। तो आप इस तरह से इस फंक्शन को जब जब रन करेंगे तब तब आप न्यू नंबर को एंटर करके उनकी एडिशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, उसके अंदर किस तरह से पैरामीटर को यूज किया जाता है एंड आर्गुमेंट को पास किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, क्योंकि डिटेल में अगर आप जब तक फंक्शन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप रियल लाइफ में जब आप कोडिंग करेंगे वहां पर फंक्शन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो सिंपली मैं नीचे हेडिंग दे देता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर हैश देकर, जो पहला फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते या फिर कोई भी आर्गुमेंट को या फिर कोई भी पैरामीटर को पास ना करती। नॉट रिटर्निंग वैल्यू एंड नो पैरामीटर। ठीक उसी तरह जो दूसरा फंक्शन होता है वहाँ पर भी हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आता, बट वहाँ पर हम एक पैरामीटर को पुश करते हैं। बट पैरामीटर पासिंग, वहाँ पर हम एक पैरामीटर को देते हैं। इनको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे, बट आपको पहले समझ लेना चाहिए कि कितने टाइप्स की फंक्शन होते हैं। तो उसके बाद और एक फंक्शन होता है रिटर्निंग वैल्यू तो रिटर्न करता है बट हम कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करती है। ओके, ठीक उसी तरह आखिर में जो फंक्शन होता है वहाँ पर हमें एक वैल्यू रिटर्न भी मिलता है और वहाँ पर हम पैरामीटर को पास भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न ए वैल्यू एंड पासिंग पैरामीटर। तो इनका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, जो पहला फंक्शन होता है वहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं मिलता या फिर वहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर को यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर रिटर्न में नहीं मिला बट यहाँ पर हमने पैरामीटर को यूज किया है। तो ये हो जाएगा नॉट रिटर्निंग वैल्यू बट पासिंग पैरामीटर। ये दूसरा जो फंक्शन है वो हो जाएगा। तो जो तीसरा फंक्शन है वो है वहाँ पर हम एक वैल्यू को भी रिटर्न में पाते हैं बट वहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करते। ठीक उसी तरह जो चौथा फंक्शन होता है वहाँ पर एक वैल्यू भी रिटर्न में मिलता है और वहाँ पर हम एक पैरामीटर को भी पास करते हैं। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको प्रैक्टिकली कोड के थ्रू यूज किया जाता है। तो नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया ऐड नेम से। तो इसको हम कोई भी एक पैरामीटर नहीं देंगे, तो ऐड के अंदर जो ब्रैकेट हैं उस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ a=5 एंड v=6। इसको एक लाइन में हम क्रिएट कर लेते हैं a=5, v=6। देन उसके बाद यहाँ पर मैं और एक वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ add a+b। तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं हुआ है अब तक, आप देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया गया है। देन उसके बाद जो भी वैल्यू है ऐड वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन को। एंड यहाँ पर लिखेंगे दी एडिशन वैल्यू इज, और यहाँ पर हम कॉमा देंगे और यहाँ पर ऐड को कॉल कर लेंगे। तो एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और रिजल्ट में आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हमने फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो फंक्शन को एक बार हम कॉल कर लेते हैं add और फंक्शन को कॉल कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम रन करेंगे। तो अगेन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। आई थिंक हमें इसको नेक्स्ट लाइन पर करना पड़ेगा। तो CLS करके कंसोल को क्लियर कर लेंगे और इसको रन करेंगे एक बार। तो देख सकते हो तो एडिशन वैल्यू इज 11 आ गया है। तो आप इस तरह से विदाउट रिटर्निंग ए वैल्यू या फिर विदाउट पासिंग ए पैरामीटर एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो एंड उसको प्रिंट भी कर सकते हो, उसको यूज में भी ले सकते हो। तो ये जो विदाउट रिटर्निंग विदाउट पैरामीटर पासिंग वाला जो फंक्शन है ये एक बेसिक फंक्शन है जिसको आप हर एक जगह पर इजीली यूज कर पाएंगे, इजीली समझ भी पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड नाम से एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, वहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल को डिफाइन किया a=5, b=6 एंड add a+b।
देन एडीडी को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, देन उसके बाद फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो ये एक तरह का नॉन रिटर्निंग वैल्यू एंड नॉन पासिंग पैरामीटर वाला फंक्शन हो जाता है। तो उसके नीचे आते हैं और यहाँ पर हम दूसरी फंक्शन को चेकआउट करेंगे जहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं मिलेगा, बट वहाँ पर हम एक पैरामीटर को पास करेंगे। एक नहीं बल्कि आप मल्टीपल पैरामीटर को भी पास कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से डेफ नाम से एक फंक्शन को क्रिएट कर लूँगा, डेफ एडीडी ऐड इक्वल टू, देन यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम पैरामीटर को पुश करेंगे। तो ए एंड वी नाम से मैं दो पैरामीटर को यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। देन उसके बाद नीचे मैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो होगा ए प्लस बी, यानी ए एंड वी का जो एडिशन वैल्यू है वो एडीडी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। देन हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ द एडिशन वैल्यू इज द एडिशन वैल्यू इज, एंड उसके बाद हम यहाँ पर एडीडी वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। देन उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना होगा, अगर हमने यहाँ पर पैरामीटर को यूज किया है तो हमें नीचे आर्गूमेंट भी पास करना पड़ेगा। तो आर्गूमेंट के अंदर आप इनपुट फंक्शन को यूज करके कीबोर्ड से भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एडीडी फंक्शन को कॉल करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूँ। अगर आप चाहो तो इनपुट फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। तो वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर 10, 20 मैं ये दोनों वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट पुश किया इस पैरामीटर के अंदर, ए एंड वी पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है रिजल्ट के अंदर। तो एट फर्स्ट ऊपर के जो कोड हैं उनको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 30 आ गया है। तो आप इस तरह से विदाउट रिटर्निंग वैल्यू को पाकर सिंपली पैरामीटर को पास करके आप उसकी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि इनपुट फंक्शन का यूज़ करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि num1 इक्वल टू आपको लिखना होगा यहाँ पर सिंपली इंटीजर फंक्शन को लेना होगा। देन उसके बाद इनपुट, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एंटर फर्स्ट नंबर। देन उसके बाद नीचे आपको और एक वेरिएबल को लेना पड़ेगा। देन वहाँ पर भी आपको इंट जो टाइप कन्वर्जन है उसको यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके अंदर आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पर अगेन आपको कहना पड़ेगा एंटर सेकंड नंबर। तो आप इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हो वैल्यू लेने के लिए। देन उसके बाद आप यहाँ पर एडीडी फंक्शन को कॉल कर सकते हो एंड वहाँ पर आर्गूमेंट में num1 का वैल्यू कॉमा num2 की जो वैल्यू है उसको पास कर सकते हो। तो एक बार मैं कंसोल को क्लियर करके ये प्रोग्राम को भी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर आ गया है। फर्स्ट नंबर के अंदर हम 20 को पुश करेंगे और सेकंड नंबर के अंदर हम 30 को पुश करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट में देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 50 लिखकर आ गया है। तो आप इस तरह से विदाउट रिटर्निंग वैल्यू पैरामीटर को पास करके भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को कमेंट आउट कर दूंगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि रिटर्निंग ए वैल्यू बट नो पैरामीटर पासिंग। वहाँ पर एक वैल्यू तो रिटर्न आएगा बट वहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर को, कोई भी आर्गूमेंट को पास नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एडीडी नाम से एक फंक्शन को एंड यहाँ पर हमें कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करना होगा। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद नीचे हम जाएंगे एंड यहाँ पर सिंपली हम दो वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। जैसे कि a इक्वल टू हमें सपोज मान लीजिए 10 लेना है, देन b इक्वल टू 20 लेना है। देन यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न कीवर्ड को यूज करेंगे a प्लस b। तो ये जो a प्लस b है इनको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कोड थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, मगर अगर आप चाहते हो और एक वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पर हम a एंड v का जो एडिशन वैल्यू है वो दे देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड को यूज करेंगे और जो ऐड नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसको रिटर्न करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा एडीडी ऐड। देन उसके बाद आपको प्रोग्राम को रन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू नहीं आया क्योंकि एडीडी ऐड का जो वैल्यू है वो तो रिटर्न हो गया है
बट जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एडीडी का जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और एडीडी फंक्शन का जो वैल्यू है वहां पर मैंने असाइन कर दिया। देन उसके बाद जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सम को, तो वहां पर एडीडी का जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होगा और प्रिंट में आएगा और डिस्प्ले करेगा। तो कंसोल को क्लियर कर लेता हूं और रन करता हूं, तो देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट 30 आ गया है। अगर आप यहाँ पर कुछ और स्ट्रिंग को यूज करके इस रिजल्ट को प्रोवाइड करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एडिशन वैल्यू इज देन उसके बाद सम लिखेंगे, यहाँ पर हम कोमा की यूज करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे तो देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 30। तो इस तरह से आप रिटर्न कीवर्ड को यूज करके विदाउट पैरामीटर को पास करके एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमें एक वैल्यू भी रिटर्न में मिलता है और वहाँ पर हम पैरामीटर को भी पास करते हैं। तो एट फर्स्ट ऊपर का जो कोड है उनको हम कमेंट आउट कर देंगे, नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम एडीडी ऐड नाम से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पर पैरामीटर को यूज करेंगे, जैसे कि ए बी एंड सी, हम 3 पैरामीटर को यूज करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद नीचे हम और एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे एडीडी नाम से एंड यहाँ पर हम तीनों पैरामीटर की जो एडिशन वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे a प्लस बी प्लस सी। देन उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे RETUR एंड रिटर्न ADD। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर को भी यूज किया और रिटर्न कीवर्ड को भी यूज किया। ओके, देन उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आएंगे एंड यहाँ पर और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि रिटर्न जब हम करते हैं कोई भी वैल्यू को एक फंक्शन के अंदर, उसको प्रिंट करने के लिए हमें और एक वेरिएबल का रिक्वायर्ड होता है फंक्शन के बाहर। जैसे कि मैंने यहाँ पर सम नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर हम एडीडी फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पर हम जो चाहे वो वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं 10, 20, 30 ये 3 वैल्यू को मैं यहाँ पर पुश करता हूँ। देन यहाँ पर मैं सम को प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट सम। और उससे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर कुछ लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखे जो भी आउटपुट आए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ द एडिशन वैल्यू इज, यहाँ पर हम ये दे देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम कोमा दे देंगे। देन उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, बट वेट मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 60 आ गया है। तो पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर को पास किया। देन वहाँ पर और एक वेरिएबल को हमने असाइन किया और वहाँ पर जो भी पैरामीटर हमने पासिंग किया है, जो भी पैरामीटर हमने पास किया है उनकी जो भी एडिशन वैल्यू है उसको हमने स्टोर किया। देन यहाँ पर रिटर्न फंक्शन की हेल्प से हमने जो ऐड वेरिएबल क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर सम वेरिएबल को क्रिएट किया एंड यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया एंड उसका जो भी वैल्यू आएगा वो सम फंक्शन के अंदर स्टोर होगा, उसके लिए असाइन किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सम वेरिएबल को प्रिंट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं एंड कितने डिफरेंट टाइप से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा जो होता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट टॉपिक। फंक्शन के अंदर आप किस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को यूज करेंगे। यही जो सेम प्रोग्राम है इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर और इसको ही मैं नीचे आपको बताऊँगा, बट उससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन फंक्शन। तो इसको एक बार हम यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रिटर्न जो कीवर्ड है उसको मैं यूज नहीं करूँगा, तो रिटर्न कीवर्ड को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। हम इसको रहने ही देते हैं, रिटर्न को रहने ही देते हैं और यहाँ पर कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे, बट उससे पहले अगर हम यहाँ पर वैल्यू को अगर असाइन कर देंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर ABC ये जो 3 पैरामीटर हमने यहाँ पर दिया है इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पर ही असाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए A इक्वल टू मैंने दिया 8, B इक्वल टू मैंने दिया 5 और C इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पर समथिंग 9। ओके, तो मान लीजिए अगर आपने जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिया है, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ये है
एक ए पैरामीटर का जो आर्गूमेंट है वो है 8, बी पैरामीटर का आर्गूमेंट 5 एंड सी पैरामीटर का आर्गूमेंट 9। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो गए। मगर आप खुद से आर्गूमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर खुद से आर्गूमेंट दिया है। तो जब मैं इस लाइन को फ़िलहाल अभी ये जो एड एडीडी इनको मैं यहाँ पर जो मैंने दिया है फ़िलहाल आर्गूमेंट, इनको मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कट कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो रिजल्ट में देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 22 आ गया है। कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर कोई न्यू आर्गूमेंट पास करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो मैंने न्यू आर्गूमेंट दिया है 10, 20 एंड 30। तो जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो द एडिशन वैल्यू इज 60 आ गया है। मतलब कि यह है यहाँ पर जो आर्गूमेंट है पैरामीटर के साथ वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, बट यहाँ पर हम खुद से भी आर्गूमेंट न्यू आर्गूमेंट को दे सकते हैं। बट मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप ए की वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ए की जगह आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको सी की जगह पर लेना है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली ये लिखेंगे 20, 30। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये जो 20 वैल्यू है ये असाइन हो जाएगा ए की जगह पर, और जो 30 वैल्यू है ये असाइन हो जाएगा बी की जगह पर। बट जो सी का वैल्यू है वो रिमेन रहेगा डिफ़ॉल्ट, जैसे कि 9 है उसका वैल्यू वही रहेगा। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 59 आ गया है। ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 30, तो 20 एंड 30 मिलकर 50 हो गए। और सी का जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट 9 है, तो वो मिलकर यहाँ पर 59 हो गया। तो आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को भी यूज कर सकते हो फंक्शन के अंदर। जैसे कि फ़िलहाल मैं और एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू को आर्गूमेंट के अंदर पास किया, जैसे कि मैंने 20 को ही पास किया, तो 20 वैल्यू तो असाइन हो जाएगा ए के अंदर, बट जो बी का वैल्यू है वो रिमेन 5 रहेगा एंड सी का वैल्यू है रिमेन 9 रहेगा। तो एक बार इसको भी हम रन करेंगे, बट उससे पहले कंसोल को क्लियर कर लेंगे। और अभी मैंने रन किया तो देख सकते हो 34 आया है रिजल्ट में। 20 + 8 28 + 9 34। सॉरी मैंने यहाँ पर रंग आपको बता दिया। 20 + 5, क्योंकि ए का वैल्यू 20 हो जाएगा, और 20 + 5 25 + 9 34। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को भी यूज कर सकते हो न्यू आर्गूमेंट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जब आप उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हो या फिर रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हो, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है फंक्शन विथ कीवर्ड आर्गूमेंट। तो एट फर्स्ट मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि इसी कोड को ही हम यूज करेंगे। देन उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा और नीचे आऊँगा, यही कोड को मैं यहाँ पर रन करने के लिए पेस्ट कर दूंगा। देन ऊपर हम हेडिंग दे देंगे फंक्शन विथ कीवर्ड आर्गूमेंट, यानी कि वो जो आर्गूमेंट था ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट था, बट यहाँ पर हम कीवर्ड को यूज करेंगे आर्गूमेंट को पास करने के लिए। ओके, तो ये भी बहुत इजी है। सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से हमने पैरामीटर एंड आर्गूमेंट को दिया है, ठीक उसी तरह फंक्शन को कॉल करते समय पैरामीटर एंड आर्गूमेंट दोनों को कॉल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ए की वैल्यू अगर आप 25 देना चाहते हो तो 25 दे सकते हो। ठीक उसी तरह अगर बी का वैल्यू आप नहीं देना चाहते हो तो नहीं, कोई बात नहीं। और सी का वैल्यू अगर आप यहाँ पर 20 देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर हम जो पैरामीटर को यूज किए हैं उनको हम यहाँ पर एज ए कीवर्ड यूज करेंगे एंड वहाँ पर हम न्यू वैल्यू को असाइन करेंगे। जैसे कि ए इक्वल टू मैंने 25 दिया, तो ए इक्वल टू जो 8 है वहाँ पर ए इक्वल टू 25 हो जाएगा, और सी इक्वल टू जो मैंने यहाँ पर 20 दिया वहाँ पर सी इक्वल टू 9 की जगह पर सी इक्वल टू 20 हो जाएगा। बट जो बी का वैल्यू है वो रिमेन 5 ही रहेगा। तो आप इस तरह से जो पैरामीटर आपने पास किया है उनको एज ए कीवर्ड भी यूज करके उनकी पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं और रिजल्ट में क्या आता है देख सकते हो। 50 आ गया है, ए का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू 5 यानी 30, देन सी का वैल्यू 20 हो गया, तो टोटल 50 यहाँ पर रिटर्न में आ गया है। तो ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ नहीं देता, सिर्फ ए का वैल्यू देता, तो ए की जगह पर 25 आएगा, बी का वैल्यू रिमेन 5 रहेगा एंड सी का वैल्यू रिमेन 9 रहेगा। एक बार फिर से इस कोड को रन करके देखते हैं, तो रिजल्ट में देख सकते हो 39 आ गया है।
तो आप इस तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट को भी यूज कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट को भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर। जब आप रियल लाइफ प्रोग्राम करते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हो, तो वहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है फंक्शन को जब आप यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यूज किया जाता है, कितने टाइप्स की फंक्शन होते हैं, उनके अंदर किस तरह से आर्गुमेंट पैरामीटर को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में। तो रिकर्सन को सीखने के लिए मैं यहाँ पर और एक फाइल क्रिएट कर लूँगा recursion.py नाम से। तो रिकर्सन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाना है। मैं जैसा बताता हूँ आपको वैसा ही समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप थोड़ी से भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसको बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे, समझेंगे। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। हम फंक्शन को ही रिकर्सन कहते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक हम फंक्शन के अंदर ही जब फंक्शन को कॉल करते हैं उसको रिकर्सन कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। सिंपली यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फैक्ट नाम से। ये फंक्शन से आउटपुट कैसा आएगा उसको देखकर हम इस एंटायर रिकर्सन टॉपिक को समझेंगे। तो फैक्टोरियल नाम से मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक पैरामीटर में देता हूँ n नेम से। देन उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि इफ n का अगर वैल्यू 0 होगा देन ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दिया, अगर n का जो वैल्यू है वो 0 होगा तो यहाँ पर रिटर्न में आएगा 1। ठीक उसी तरह अगर उसका वैल्यू 0 नहीं होगा तो वहाँ पर भी हम एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे एल्स की जगह पर एंड वहाँ पर और एक स्टेटमेंट देंगे। जैसे कि अगर उसका वैल्यू 0 नहीं होगा तो वहाँ पर रिटर्न में आएगा n इंटू फैक्ट। फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है, जैसे कि फैक्ट लिखा है, देन इसके बाद n-1। तो यहाँ पर एक पूरी तरह से एक रिकर्सन क्रिएट हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ आर्गुमेंट और कुछ कंडीशन को पास किया। जैसे कि अगर जो भी पैरामीटर है उसका अगर वैल्यू 0 होगा तो रिटर्न में 1 आएगा, मगर उसका वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पर n इंटू फैक्टोरियल जो हमारा फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा एंड -1 होगा। जो भी नंबर हम देंगे उससे एक डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम फैक्टोरियल को फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिक्स या फिर एरिथमेटिक के अंदर, तो वहाँ पर इस फंक्शन को, इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम फैक्टोरियल को ही फाइंड कर रहे हैं रिकर्सन की हेल्प से। तो सिंपली मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं जो फंक्शन है उससे बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं n की वैल्यू असाइन कर देता हूँ n = 5। देन यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फैक्ट। हम फैक्ट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, देन उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो समथिंग यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अच्छा, हमें यहाँ पर फैक्ट की जगह जो n है उसको भी देना पड़ेगा, पैरामीटर को भी यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। देन कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, देन उसके बाद रन करेंगे। तो देख सकते हो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया है, 120 जो फैक्टोरियल होता है वो आ गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकर्सन, यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फैक्ट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, बट उसी फंक्शन के अंदर ही फैक्ट फंक्शन को हमने यूज किया। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकर्सन। तो देखो, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में आप ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जहाँ पर आप एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को ही यूज करेंगे, तो वहाँ पर रिकर्सन उसको कहा जाएगा। और रिकर्सन की बहुत ही ज़्यादा यूज है जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है रिकर्सन। तो आप इसी तरह से रिकर्सन को यूज कर सकते हो। मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। फिलहाल तो मैं इन सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, फिलहाल मैं इन सभी को कमेंट आउट, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो ये तो हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, बट अब हम फिबोनाची फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो रिकर्सिव फिबोनाची है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन को, फीफ नाम से एक फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर भी पैरामीटर हम n लेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर कुछ कंडीशन वगैरह अप्लाई करेंगे, जैसे कि इफ़ n = 0 हुआ, अगर n का वैल्यू 0 हुआ और अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो वहाँ पर रिटर्न आएगा
एन, यानी कि एन का वैल्यू ही रिटर्न आएगा। अगर एन का वैल्यू 0 होगा या फिर एन का वैल्यू 1 होगा तो वहां पर रिटर्न में जो 0 और एन है उसका वैल्यू ही रिटर्न आएगा। मैं इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देता हूं और यहाँ पर एल्स की जगह पर और एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। एल्स अगर n का वैल्यू 0 या फिर 1 नहीं होगा तब क्या रिटर्न होगा वो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे। तो वहां पर जो फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपने मैथमेटिक्स पर इस फॉर्मूला को अक्सर यूज किया होगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से आते हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं फटाफट से यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न में आएगा फिफ। हमने यहाँ पर देखो जो फंक्शन क्रिएट किया है उसको ही कॉल किया है फिफ n-1, ठीक उसी तरह प्लस फिफ n+1। आपने इस कॉन्सेप्ट को मैथ पर अक्सर यूज किया होगा, आपको याद होगा। तो कुछ इस तरह से इसको रिटर्न करेगा। देन उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आएंगे और यहाँ पर n की एक वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन फिफ नाम से हमने क्रिएट किया है। देन उसके बाद n का जो वैल्यू है यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे 8। तो एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। आफ्टर दैट हम प्रोग्राम को रन करेंगे। देन प्रोग्राम को रन करने के बाद आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर हमें 2 देना होगा। आई थिंक यहाँ पर 2 देना होगा और यहाँ पर माइनस देना होगा प्लस की जगह पर। अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो गया है रन होने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 21 आ गया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल रूल्स को अप्लाई करते हैं, मल्टीपल फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस कंडीशन में रिकर्सन बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि रिकर्सन किसे कहते हैं एंड इसको किस तरह से यूज किया जाता है। बेसिकली आप ऐसे समझिए, जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड उसी फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकर्सन। ओके, तो रिकर्सन के कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि अगर इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो रिकर्सन फंक्शन की हेल्प से आप सिस्टमेटिकली कोड को लिख सकते हो, जिससे कोड आपका क्लीन एंड एलिगेंट लग सकता है। उसके बाद आप जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको आप स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके आपका जो कॉम्प्लेक्स कोड है उसको सिंपल बना सकते हो। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, आपका जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको एज ए सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो रिकर्सन की हेल्प से। अगर आप रिकर्सन को यूज नहीं करते हैं तो मैं भी आपका जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग किए हैं, वो सारा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेके थोड़ा सा समझने में आसानी ना हो फ्यूचर में। तो उस लिए रिकर्सन को यूज किया जाता है अपनी कोड को क्लीन एंड एलिगेंट करने के लिए। अगर वहीं पर डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो जब आप रिकर्सन को यूज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आपका मेमोरी है, यानी कि रिकर्सन फंक्शन को हमें काम में लेने के लिए हमें लॉट्स ऑफ मेमोरी का रिक्वायर्ड होता है। ठीक उसी तरह हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है हमारा स्लो हो जाएगा। एंड उसके बाद और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब आप डिबॉगिंग करते हैं, अगर आप कोई एरर को फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है एरर को फाइंड आउट करने के लिए, डिबॉगिंग करने के लिए। बिकॉज हम रिकर्सन को यूज करते हैं तब हम एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को यूज करते हैं, फिर उसी फंक्शन के अंदर चाहे तो आप और एक फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। तो इस केस में डिबॉगिंग या फिर एरर फाइंड आउट करते समय हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था दोस्तों पूरी कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग कैसे यूज किया जाता है, स्ट्रिंग मेथड क्या है, देन फंक्शन क्या होता है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है, देन रिकर्सन क्या है एंड रिकर्सन को किस तरह से यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो पाइथन का सेकंड वीडियो है आपको ये पसंद में आया होगा और हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट आगे जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम उफ्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर उफ्स कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। देन उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग को सीखेंगे, पाइथन के अंदर किस तरह से स्क्रिप्टिंग किया जाता है, किस तरह से एआई को यूज किया जाता है, किस तरह से आप मशीन लर्निंग करेंगे, आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करेंगे। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। आफ्टर दैट हम GUI को भी यूज करेंगे, हम डेटाबेस को भी मैनेज करेंगे। ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर आप पाइथन की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं तो आप हर एक फील्ड के अंदर किस तरह से पाइथन को काम करेंगे उसके बारे में जान पाएंगे एंड अपने फील्ड के अंदर पाइथन को भी यूज कर पाएंगे। फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 हर एक वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट इंडिविजुअली हर एक फील्ड के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग को लाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।